ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लीच का न्यू एपिसोड लेके आ चुका हूँ मैं। मतलब 5 एपिसोड कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो ठीक है, फिर ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें रेंजी का सीन दिखाया जाता है। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि भाई वो जेल तोड़ के यहाँ से भाग चुका होता है। दूसरी ओर आपको याद होगा, इचिमारो इधर कीरा से मिलने आया था, तो इचिमारो ने यहाँ पे कीरा को भी जेल से भगा लिया होता है। और सिर्फ अब यहाँ पे हिनामोरी बैठी होती है जेल के अंदर, जो कि सोच रही होती है आइजन के बारे में। ओके ना, यहाँ पे हमें हिनामोरी के बचपन तो नहीं बोलूंगा, मतलब पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसको वो शीरो बोलती है और उसके सर पे हाथ रखती है। तो शीरो कहता है कि देखो मेरे सर पे हाथ मत रखो, ठीक है ना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो हिनामोरी कहती है ठीक है, फिर जब तुम मेरे जैसे स्कूल में आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊंगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तब तक मैं डॉर्मेट्री में रहूंगी और मैं वेकेशन पे तुमसे मिलने आऊंगी। तो हो सकता है शीरो उसका भाई हो। और शीरो यही कहता है कि सोल रिपर के स्कूल को कौन ही ज्वाइन करेगा, भूल जाओ ये सारी बातें, ठीक है ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि वापस भी मत आना। तो मोमो यहाँ से जा चुकी होती है। इधर हमें कीरा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम और डैड की ग्रेव के पास होता है और कहता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रेंजी और रूकिया का सीन दिखाया जाता है। अब ये सारा का सारा सीन पहले वाला है, ओके ना, तो कंफ्यूज मत होना। अब हमें बताया जाता है कि ये इन लोगों का सोल रिपर अकेडमी ज्वाइन करने का पहला दिन होता है, इसलिए बहुत लेट हो चुके होते हैं, इसलिए भाग रहे होते हैं ये स्कूल की तरफ, ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि सोल रिपर अकेडमी के अंदर स्टेल्थ फोर्स है और 13 कोड गार्ड स्क्वाड्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका ये टीचर होता है जो कि ये सारी की सारी बातें इन लोगों को बता रहा होता है। इन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर्स है एंट्रेंस एग्जाम के, मतलब इन लोगों ने काफी अच्छा खासा स्कोर किया, और इसी क्लास के अंदर रेंजी और कीरा भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोमो भी इसी क्लास के अंदर होती है, मतलब हिनामोरी, ठीक है। और भाई हमें दिखाया जाता है कि भाई रूकिया सेकंड क्लास में होती है। अब आपको पता ही होगा यार, ये चीज तो आपको पहले ही आइडिया लग गया होगा कि रूकिया से ज्यादा स्मार्ट है रेंजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन लोगों की ट्रेनिंग, या फिर मैं बोलूँ हार्डो एक्सरसाइजेस का सीन। मोमो यहाँ पे अपने हार्डो 31 का इस्तेमाल करती है और काफी तगड़ी एनर्जी बॉल रिलीज करती है वो, जो कि काफी कमाल की होती है, ठीक है, भले उसका टारगेट नहीं लगा होता है। ओके, अब यहाँ पे कीरा उठता है जो कि भाई पूरे के पूरे टारगेट को ही उड़ा देता है, जिसका एम काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो भाई रेंजी मन में कहता है ये बंदा तो सच में काफी कमाल का है। यहाँ पे रेंजी की बारी आती है, वो अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है और भाई यहाँ तो धमाका ही हो जाता है, सब उड़ जाते हैं। यहाँ पे रेंजी की भी वाट लग जाती है और टीचर उसे कहते हैं कि होए रेंजी, स्कूल के बाद मुझसे मिलना, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रेंजी कीरा को अपने ओपोनेंट की तरह देखता है, मतलब उसको अपना कॉम्पिटिटर मानता है, और ये दोनों ही यहाँ पे जब लड़ाई करते हैं तो रेंजी उसकी वाट लगा के रख देता है। तो लड़कियां बोलती है कि हे रेंजी, तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, देखो उसको चोट लग गई। तो यहाँ पे रेंजी जब आराम कर रहा होता है तो कीरा उसके पास आता है और ये दोनों यहाँ पे बातचीत करना शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रेंजी किसी के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कीरा अपना थोड़ा बहुत एफर्ट दिखाता है। ये दोनों यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, तभी यहाँ पे सारे के सारे लोग भाग के जा रहे होते हैं। मोमो की हाइट बहुत छोटी होती है, इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो पूछती है कि यार क्या चल रहा है, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। तभी एक बंदा बताता है कि 13 कोड गार्ड के स्क्वाड कैप्टन यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इधर दो बंदे होते हैं, इचिमारू और आइजन। अब यार इन कैप्टन्स को देख के तो यहाँ पे धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, जिस धक्का मुक्की के चलते यहाँ पे मोमो बेचारी आगे आ जाती है बिल्कुल, ठीक है। और वो देखती है कि अच्छा ये है कैप्टन। वही दूसरी ओर हमें शीरो का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मोमो जब उससे मिलने आई होती है तो वो बताती है कि कैप्टन्स कितने कमाल के होते हैं, ओके। और वो यही बताती है कि जब मैं सोल रिपर बन जाऊंगी तो मैं कैप्टन आइजन के स्क्वाड 5 को ही ज्वाइन करूंगी, ओके। तो ऐसा हमें दिखाया जाता है कि भाई काफी अच्छा खासा सपना होता है मोमो का पहले से ही आइजन के स्क्वाड को ज्वाइन करने का। वही दूसरी ओर रुकिया इधर भाई कुछ सोच रहे होते हैं, तो रेंजी उसको आते ही साथ पीछे से लात मारता है और उसके साथ यहाँ पे कीरा भी शामिल होता है। तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारा सामान होता है। रुके उससे पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम्हारी कोई ट्रेनिंग वगैरह है क्या। तो रेंजी बताता है कि हाँ फाइनली हम इंसानों की दुनिया में जाएंगे और वहाँ पे डमी हॉलोस से लड़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे रुके तो पहले गुस्सा होती है कि यार ये तो गलत बात है, क्योंकि रेंजी एक बेटर स्क्वाड में है, मतलब बेटर क्लास में है, ठीक है, तो उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। तो ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और रुके कहते हैं मैं तुमसे बेटर हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 6th ईयर के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि होते हैं हिसागी, कानिसावा और आओगा। अब यार इनका नाम मुझे नहीं पता याद रहेगा या नहीं, लेकिन ये काफी कमाल के होते हैं। कीरा हमें बताता है कि हिसागी एक पहला ऐसा इंसान है जो कि ग्रेजुएशन से पहले कोड गार्ड में आ गया था। तो ये सच में काफी कमाल का है, इसके चेहरे पे 69 लिखा हुआ है, देख लो तुम, ठीक है। लोग कहते हैं कि आगे चल के एक रैंक्ड ऑफिसर बन जाएगा। कीरा कहता है कि वैसे हो सकता है कि मैं इससे बेहतर ही हूँ, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पे इनको लेक्चर वगैरह देते हैं कि इनको टीम बना के रखनी है अपनी। तो ये 3-3 के ग्रुप बांट लेते हैं, ओके। यहाँ पे ग्रुप्स बन चुके होते हैं और हिनामोरी, रेंजी और कीरा एक ही ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। इन्हें बताया जाता है कि एक पैरामीटर के अंदर ही वो डमी हॉलोज रहेंगे, उनसे तुम्हें लड़ना है और उसी से इनका फैसला होगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे गेट्स ओपन हो जाते हैं और ये आ जाते हैं दुनिया में, मतलब अब जिंदा लोगों की दुनिया में, मतलब हमारी दुनिया में, ओके। यहाँ पे ये लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए और हॉलोज आना इधर शुरू हो जाते हैं। ये सबके सब इधर लड़ना शुरू होते हैं और जब इधर हिनामोरी इस हॉलो को मारने की कोशिश करती है तभी इधर कीरा आता है और इस हॉलो को बीच में से काट देता है। ये तीनों फिर से आकर रीयूनाइट होते हैं और एक दूसरे को भाई कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये
टीम वर्क काफी अच्छा है। ओके, रेंजी कहता है कि यार ये तो सिर्फ डमी हॉलोज है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा सामने एक असली हॉलो से भी हो। ठीक है, तभी यहाँ पे हिनामोरी को एहसास होता है कि पीछे कुछ है, उसको ऐसा लगता है। रेंजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो हिनामोरी कहते हैं अरे कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, हिसागी वगैरह इधर होते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर अब तो ऑलमोस्ट ट्रेनिंग खत्म हो गई है। लेकिन जब ये इधर अपनी एक यूनिट को कांटेक्ट करते हैं, मतलब बैरियर यूनिट को, तो उनका भाई कोई जवाब नहीं मिलता और हमें दिखाया जाता है भाई उनका मर्डर हो चुका होता है, भाई उनकी वाट लग चुकी होती है, वो मर चुके होते हैं। अब यार हिसागी सोचता है ये तो भाई गड़बड़ वाली बात है, बैरियर यूनिट जवाब क्यों नहीं दे रही। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे ये लोग देखते हैं कि काफी बड़ा हॉलो आ चुका होता है, जो कि एक रियल हॉलो होता है, कोई डमी नहीं होता। और ये आते साथ ही इधर 6th ईयर की एक बंदी को मार देता है। अब हिसागी ये देख के तो डर जाता है कि भाई इतना बड़ा हॉल यहाँ पे कैसे आ गया और हमें सेंस क्यों नहीं हुआ इसका आने का। तो भाई आओगा इधर आगे बढ़ता है, तो भाई आओगा की भी वाट लगा देता है ये हॉलो, मतलब उसको जान से मार देता है। अब बस हिसागी यहाँ पे बचा होता है 6th ईयर का, तो वो फ्रेशमैन को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। भले यहाँ पे हिसागी के बस की नहीं है इसको संभालना, ठीक है ना, मैं बता दूं, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा हॉलो है। वो यहाँ पे अपनी यूनिट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, सबके सब लोग यहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हिनामोरी यहाँ पे जम चुकी होती है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती यहाँ से। अब रेंजी और कीरा उसे कहते हैं यहाँ से जाने के लिए, तो हिनामोरी कहती है नहीं, हम उन्हें छोड़ के ऐसे नहीं भाग सकते, हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए थे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हिसागी की तो यहाँ पे बुरी तरह से वाट लग चुकी होती है, मतलब पिट रहा ही होता है वो, क्योंकि ये हॉलो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हॉलो काफी खतरनाक अटैक के लिए तैयार होता है और ये जब हिसागी को मारने ही वाला होता है तभी ये तीनों के तीनों बंदे आते हैं और इस अटैक को रोक लेते हैं। अब हिसागी कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था ना, तो कीरा कहता है कि हमें माफ करना सर, आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हम, लेकिन आप पनिशमेंट हमें बाद में दे सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों अपने हार्डो 31 का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्होंने सीखा था और अटैक करते हैं हॉलो के ऊपर, जिसके बाद ये सक्सेसफुली इधर हिसागी को बचा लेते हैं और अपने साथ लेके भागने लग जाते हैं। अब ये लोग इतने ताकतवर तो नहीं है कि इस हॉलो को हरा पाए, तो ये समझ नहीं पाते और देखते हैं कि और भी हॉलोज यहाँ पे आना शामिल हो जाते हैं जो कि रियल हॉलोज होते हैं। और भाई ये काफी बड़े बड़े हॉलोज होते हैं, तो यार इनके पास और कोई चारा नहीं होता बजाय लड़ने के, बट इनको पता होता है कि ये जीत नहीं सकते। इन सबके माइंड में ये चल रहा होता है कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। इससे पहले कि ये हॉलो इनके ऊपर अटैक करे तभी भाई एक ब्लेड उड़ती हुई आती है दूर से और इस हॉलो को बीच में से काट देती है। ये और कोई नहीं बल्कि भाई इचिमारू की ब्लेड होती है। अब यार इचिमारू की जो ज़ांपोकुटो है उसके अंदर एक्सटेंशन वाली एक एबिलिटी है जो कि हमें आगे पता चलेगी। ठीक है, आइजन भी यहाँ पे आ चुका होता है और हमें ऐसा लगता है कि इस समय आइजन का जो लेफ्टिनेंट है वो इचिमारू है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ ही है, मतलब 2 बार तो दिख ही चुका है। ठीक है, आइजन यहाँ पे हिनामोरी के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छे से ये सब कुछ संभाला है और अब तुम सुरक्षित हो। ठीक है, अब हम संभालेंगे, जाके तुम रेस्ट कर सकती हो। तो आइजन और इचिमारू दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई इचिमारू ही काफी होता है इन सब हॉलोज को निपटाने के लिए। वो अपनी एक्सटेंशन ज़ांपोकुटो से इन सबकी वाट लगा देता है। इधर एक हॉलो जब आइजन की तरफ बढ़ता है तो भाई आइजन अपने हाथ से इस हॉलो का सामना कर लेता है और भाई डिसअपेयर हो जाता है हॉलो। तो तुम समझ ही सकते हो आइजन कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये वही सीन है जो हमेशा हिनामोरी याद कर रही होती है और हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है जब हिनामोरी इधर जेल के अंदर होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हिनामोरी फाइनली सीरियस हो चुकी होती है। वो पहले जो भोंदू सी लग रही थी अब वो वैसी नहीं होती। वो इधर जो गार्ड होता है उसको काइंड ऑफ बेहोश कर देती है अपनी एबिलिटी से। मुझे नहीं पता उसको ये एबिलिटी क्या है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा। तो भाई सिर्फ मोमो बची थी बेचारी जेल के अंदर, वो भी इस जेल को तोड़ के यहाँ से भाग जाती है। अब आपको याद ही होगा यार आइजन ने कुछ लिखा था लेटर के अंदर जो कि अभी तक सीक्रेट है, हमें बताया नहीं गया। वो सारी बातें याद कर रही होती है हिनामोरी और वो कहती है कि भले मेरे को इस चीज पे भरोसा नहीं हो रहा लेकिन मैं कैप्टन पे भरोसा करती हूँ। तो कैप्टन आइजन मुझे पता है कि जिसने आपको मारा है वो और कोई नहीं बल्कि, तो यार ये अटका दिया जाता है हमें, यार तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, दूसरी ओर यहाँ पे हमें मात्सुमोटो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बीहड़ से इलाके में काइंड ऑफ मरने की हालत में होती है कह सकता हूँ। तब यहाँ पे एक लड़का आता है और वो इधर एक पता नहीं मरा हुआ सा एप्पल देता है, ठीक है, उसको, और कहता है कि मेरा नाम है गिन इचिमारू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरे को। तो मात्सुमोटो कहती है कि ये कैसा अजीब सा नाम है और तभी वो यहाँ पे जागती है। ठीक है, और हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। वो पूछती है कि कैप्टन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो हित्सुगे कहता है कि बेवकूफ, ये ऑफिस है तुम्हारा कमरा नहीं, पहले ठीक से जाग जाओ और फिर बात करना मुझसे। ठीक है, तो यार यहाँ पे वो कुछ पेपर वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे मात्सुमोटो यही सोचती है कि सच में आपको कैप्टन ऐसा लगता है कि इचिमारू ही है वो इंसान जिसने आइजन को मारा था। ठीक है ना, मतलब ये पूरी कंप्लीट बात नहीं बोल रहे, आइजन इन्होंने बोला नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तभी यहाँ पे बाहर से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है कोकिचिरो टाकेजोई और वो स्क्वाड 10 का 7th सीट होता है। वो पूछता है कि कैप्टन हित्सुगे और लेफ्टिनेंट मात्सुमोटो इधर है कि नहीं। तो हित्सुगे कहता है हाँ क्या बात है बोलो। तो ये बता देता है इन लोगों को कि भाई हमें एक अर्जेंट मैसेज मिला है कि लेफ्टिनेंट आवाराई, लेफ्टिनेंट हिनामोरी और लेफ्टिनेंट कीरा अपने अपने सेल से गायब हो चुके हैं, मतलब तोड़ के भाग चुके हैं वो। ठीक है ना, तो ये काफी खतरनाक बात हो चुकी होती है यहाँ पे। तो हित्सुगे यहाँ पे आता है और गार्ड से पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो गार्ड बोलते हैं कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मतलब लाइट आ गई थी, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हुआ, मुझे माफ करना सर। तो हित्सुगे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, हिनामोरी कीड़ो मास्टर है, अगर हमें उसे सच में बंद करना था ना तो उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को सील कर देना चाहिए था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतना कुछ कर देगी। तो भाई हमें दिखाया जाता है
वो यहाँ पे पूरा एक सर्कल ही बना देती है, मतलब बड़ा खतरनाक, मतलब इतनी तगड़ी एनर्जी रिलीज की होगी उसने यहाँ पे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो हित्सुगया कहता है कि मात्सुमोटो तुम यहाँ से जाओ, मैं हिनामोरी को बचाने के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो हित्सुगया को समझ आ चुका होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है। अब यार योरुइची इधर देख रही होती है कि पहले से बेहतर हो चुका है इचिको, वो अपना स्टांस मेंटेन कर पा रहा है, भले उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। लेकिन डेडलाइन भी यहाँ पे करीब आने वाली होती है और इनके पास इतना समय नहीं होता। इधर भले इचिको अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन जांगेत्सु यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा बेटर होता है और वो हर तलवार तोड़ देता है इचिको की जो भी वो उठाता है। अब इचिको को जांगेत्सु ये कहता है कि अपनी आंखें दुश्मन पे रखो, समझे। योरुइची देखती है कि अब इस बार इचिको ने अपने दुश्मन की जो स्पीड है उसको डिफ्लेक्ट किया अपनी ब्लेड की मदद से और उसके बाद छूटते साथ ही एक काउंटर अटैक किया। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब ये जांगेत्सु की पावर के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा है, यानी कि अपने वेपन पे। अब ये काफी खतरनाक स्पीड और खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। उरोहारा तुमने सही कहा था, ये लड़का सच में। इतने में हमें यहाँ पे उरोहारा का सीन दिखाया जाता है जिसको छींक आती है क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है उसके बारे में बात हो रही है और टेसा ही पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें जुकाम हो गया क्या? तो उरोहारा कहता है नहीं यार, कोई सुंदर सी लड़की लगता है मेरे बारे में बात कर रही होगी पक्का, वैसे तुमने कुछ कहा क्या? तो टेसा ही कहता है कि देखो यार मेरे पास काफी कमाल की रेमेडी है कोल्ड्स के लिए, वैसे बताओ तो उरोहारा कहता है कि क्या रेमेडी? तो टेसा यहाँ पे दवाई लेके आया होता है। उरोहारा कहता है भाई 2 साल पहले एक्सपायर हो गई ये दवाई, मैं नहीं खाने वाला, ठीक है ना। भाई दूसरा यहाँ पे हमें फिर से जांगेत्सु वर्सेस इचिको का सीन दिखाया जाता है। अब इचिको के माइंड में सिर्फ ये चल रहा होता है कि उसको रूकिया को बचाना है, ठीक है। इधर हिनामोरी होती है जो कि एक पेड़ पे होती है, ओके, और यहाँ पे कुछ गार्ड्स जा रहे होते हैं जो कि रूकिया की पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब फिर से हमें इधर दिखाया जाता है इस बेसमेंट का सीन और इधर इचिको वर्सेस जांगेत्सु चल रहा होता है भी। और योरुइची यही बताते हैं कि अभी 5 मिनट हो चुके हैं और सेम ही स्वॉर्ड से लड़ रहा है इचिको, अभी तक वो टूटी नहीं है स्वॉर्ड, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट भी टच होने वाली है। ओके, जैसे यहाँ पे इचिको आगे बढ़ता है हमला करने के लिए जांगेत्सु के ऊपर, तभी यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर से वही डॉल बन जाता है जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। तो योरुइची कहती है बस बहुत हो गया आज के लिए, डे 1 ओवर हो चुका है, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ओके, यहाँ पे हमें हित्सुगया का सीन दिखाया जाता है जो कि इस सेल के अंदर आता है और वो देखता है कि भाई यहाँ पे चेयर वगैरह टूटी हुई होती है। ओके, दूसरी ओर इचिको इधर इस हॉट स्प्रिंग में आता है भाई रिलैक्स होने के लिए, जिससे कि उसके जो वुंड्स है वो हील होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर काफी कमाल की एबिलिटी होती है पानी के अंदर। अब यहाँ पे जब अपना टाइम पास कर रहा होता है इचिको, तो योरुइची कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ, और वो यहाँ पे कपड़े उतारना शुरू कर देती है। तो भाई काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है इचिको, वो कहता है यार तुम क्या कर रही हो यार, तुम्हें कपड़े पहन लेनी चाहिए। और योरुइची उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बिल्ली के अंदर। वो कहती है वैसे लड़के के नाम पे धब्बा हो तुम। यहाँ पे ये दोनों अपना बात करना शुरू करते हैं। तो इचिको कहता है कि वैसे ये जगह मुझे देखी देखी लग रही थी और मुझे अब याद आया है कि जो उरोहारा शॉप के नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड था ये जगह बिल्कुल उसकी तरह ही है। तो योरुइची बताते कि हाँ तुमने सही कहा, वो वाली जगह इस जगह के बाद बनाई गई थी। जब मैं और उरोहारा बच्चे थे तो हमने छुपके से ये सीक्रेट प्लेग्राउंड बनाया था, मतलब ये जो अभी सोल सोसाइटी के अंदर जहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। योरुइची बताती है कि जब ये बच्चे थे तो ऑलमोस्ट ये लोग यहाँ पे रोज ही खेलते थे, और जब इन्होंने 13 कोर्ट गार्ड्स को ज्वाइन किया और योरुइची ने स्टेल्थ फोर्स को ज्वाइन किया तो ये लोग अपनी ट्रेनिंग अक्सर यहीं पे किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे योरुइची फिर से लड़की पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इचिको शर्माने लग जाता है लेकिन फिर साथ के साथ वो यही बोलता है कि मेरे को उरोहारा के बारे में ये चीज तो अजीब लगती ही थी कि उसके पास जानपोकुटो है और वो सोल सोसाइटी के बारे में भी इतना सब कुछ जानता है। तो मिस योरुइची प्लीज मेरे को बताओ कि असलियत में ये बंदा है कौन। योरुइची बताती है कि पिछला स्क्वाड 12 का कैप्टन केसुके उरोहारा था और वही पहला बंदा था जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी। तो ये सुन के तो शौक ही हो जाता है इचिको, ठीक है, और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था यार ये बंदा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही दूसरा यहाँ पे उरोहारा के तो भाई पेट खराब हो चुका होता है क्योंकि उसने वो नकली दवाई खा ली थी जो कि टेसाई ने उसको जबरदस्ती खिलाई थी, ठीक है। इधर हमें इचिमारो का सीन दिखाया जाता है, वो जब कीरा के साथ इधर आगे बढ़ रहा होता है तो सामने से हित्सुगया आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों को एक साथ देख के काफी अजीब लग रहा है मेरे को, सिर्फ कीरा का ही एक ऐसा सेल था जो कि बाहर से अनलॉक हुआ था, तो मुझे समझ आ गया कि तुमने उसको छुड़ाया होगा। तो इचिमारो कहते हैं वो तो मैंने जान पूछ के किया था जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि इसके पीछे मैं ही हूँ। तो हित्सुगया कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा इससे पहले कि वो यहाँ पे आ जाए। तभी यहाँ पे हिनामोरी आ जाते हैं, बीच में आके लैंड होती है और वो कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। तो हित्सुगया यहाँ पे हिनामोरी को रोकने की कोशिश करता है कि कहीं वो इचिमारो के ऊपर अटैक ना करे, लेकिन भाई हिनामोरी इधर अपनी ब्लेड हित्सुगया के ऊपर ही पॉइंट कर देती है और वो कहती है कि मैं कैप्टन आइजन का बदला लेने आई हूँ और अब मुझे बता दो कि तुमने कैप्टन आइजन को क्यों मारा। तो भाई हित्सुगया ने कब मारा भाई, बेसिकली यहाँ पे इस लेटर के अंदर कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे पॉइंट आउट हुआ है कि
हित्सुगया ने मारा है। ओके, तो यहाँ पे हमें लेटर में लिखी हुई बात बताई जाती है। हिनामोरी बताती है कि आइजन ने बताया था कि जो रुकिया का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका असली मकसद कुछ और ही है, रुकिया को मारना नहीं, कुछ चुराने की साजिश रची जा रही है और वो असली मकसद सोक्योकू है। अब यार सोक्योकू वो ही हथियार है जिससे एग्जीक्यूशन होने वाला है रुकिया का, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोक्योकू की सील को हटाना जरूरी है और ये तभी हटती है जब किसी को सजा मिलने वाली होती है। हमें बताया जाता है कि सोक्योकू की ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि 10 लाख ज़ाम्पोकुटो भी उसका सामना नहीं कर सकती। तो तुम समझ सकते हो यार ये वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है और इसलिए इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि इतने बड़े वेपन को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है रुकिया को मारने के लिए। हमें बताया जाता है कि जब भी किसी सोल रिपर के ऊपर इस हथियार से हमला किया जाता है तो इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो तुम समझ सकते हो ना भाई कितना खतरनाक वेपन है ये। तो आइजन बताता है कि इस ताकत से कोई शख्स सेरेटी के साथ साथ पूरी सोल सोसाइटी को तबाह करना चाहता है, तो यही मेन मतलब है। और जिसके ऊपर आइजन को शक होता है वो और कोई नहीं बल्कि हित्सुगया होता है। ये सब कुछ उसने लिखा होता है अपने लेटर के अंदर। ओके, तो ये सुन के तो हित्सुगया शॉक ही हो जाता है बिल्कुल। आइजन ने ये भी लिखा होता है कि आज मैंने उस बंदे को सेक्रेट ईस्टर्न वॉल के पास बुलाया है सब कुछ सॉर्ट करने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। मैं उससे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाता हूँ तो प्लीज हिनामोरी मेरा ये काम करना और उसको जान से मारना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे हिनामोरी इधर हित्सुगया के ऊपर छूटते साथ ही हमला कर देती है। यहाँ पे हित्सुगया बाल बाल बचता है, ठीक है, मतलब डॉज कर देता है। तो हित्सुगया कहता है कि मैं जिस आइजन को जानता था वो कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना, जो कि ऐसी लड़ाई की शुरुआत करे जो कि जीत ही नहीं सकती। मतलब बेसिकली हिनामोरी के लिए कह रहा है वो कि हिनामोरी को वो इस काम के लिए तो नहीं भेजेगा, ना ही आइजन कोई डरपोक बंदा है, ऐसा इंसान जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स की जान खतरे में डाले। ओके ना, तो यहाँ पे हिनामोरी बिल्कुल भी कुछ सुनना नहीं चाहती। वो कहती है जो लेटर में लिखा है मैं वही मानूंगी। यहाँ पे वो आते साथ ही हित्सुगया के ऊपर हमला करती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना शीरो, मैं ये सब करना नहीं चाहती। तो यार हमें फाइनली यहाँ पे रिवील होता है कि हित्सुगया ही शीरो है और वो हिनामोरी का भाई है और वो उसी को मारने के लिए तैयार है आइजन के लिए। मतलब ये तो काफी अजीब बात है। यहाँ पे तो पागल ही हो जाती है हिनामोरी और काफी खतरनाक अटैक करती है इधर। हित्सुगया मन में सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइजन ऐसा कोई लेटर लिखे, किसी ने जरूर कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ की है, कोई ऐसा इंसान जो कि ये चाहता है कि मैं और हिनामोरी एक दूसरे को मार दे। तो यहाँ पे हित्सुगया देखता है इचिमारू को, उसको इचिमारू के ऊपर शक होता है। मुझे ऐसा लगता है भाई इचिमारू जितना चालू दिखता है ना वो इतना है नहीं, मतलब उसकी जो ये मतलब इसका जो ये एटीट्यूड वगैरह है ना, जो इसकी हरकतें हैं, भाई हंसता रहता है हमेशा, भाई किसी को भी इसके ऊपर ही शक होगा, मतलब सबको इसके ऊपर शक होगा। तो भाई हित्सुगया का भी सेम सीन है, वो समझ जाता है भाई इचिमारू इसके पीछे। वो जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो बीच में यहाँ पे हिनामोरी फिर से आ जाती है। तो यार यहाँ पे फाइनली अटैक करता है हिनामोरी के ऊपर हित्सुगया और उसको बेहोश कर देता है, ठीक है, मतलब वो खुद ही बेहोश हो जाती है। तो इचिमारू कहता है ये तो काफी बुरा किया तुमने स्क्वाड 10 के कैप्टन, लड़की को चोट लग चुकी है, इतने डेस्परेट थे तुम, इतनी बुरी तरह से क्यों मारा यार उसको। तो आपको याद होगा हित्सुगया ने पहले भी आइजन और इचिमारू के बीच की बातें सुनी थी और उसने ये नोटिस भी किया था सब कुछ, ठीक है। अब वो यही कहता है कि तुमने हिनामोरी को सफर कराया और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर हिनामोरी का एक खून का कतरा भी बहाना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो भाई यहाँ पे काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होता है हित्सुगया का और वो लड़ने के लिए इधर तैयार होता है। इधर इचिमारू भी तैयार होता है लड़ने के लिए। ओके, अब ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इचिमारू कीरा से कहता है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो कीरा तो यहाँ पे डर चुका होता है ऑलरेडी। हित्सुगया कहता है कि पागल हो क्या, पीछे हटने से कुछ नहीं होगा, निकल जाओ यहाँ से अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। हम अगर तुम्हें दिखना भी बंद हो जाए ना तब भी भागते रहना और रुकना मत। और यहाँ पे छूटते साथ ही आगे बढ़ता है हित्सुगया और ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं। ये दोनों ही काफी कमाल के फाइटर्स होते हैं, मतलब दोनों भाई अच्छे खासे कैप्टन्स हैं, ठीक है। इचिमारू कहता है एक चाइल्ड प्रोडिजी जो कि इतनी सेंचुरीज में एक ही बार मिलता है, सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यार चाइल्ड प्रोडिजी है हित्सुगया, मतलब एक बच्चा ही है काइंड ऑफ इचिमारू के सामने, लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। अभी कीरा यहीं पे खड़ा होता है, गया नहीं होता वो, ठीक है। वो तो डर जाता है कि भाई इतना खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर यहाँ पे आ कैसे रहा है। अब भाई कैप्टन है दोनों, ये तो होना ही है कि नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इचिमारू की कमाल के स्किल्स और साथ में हित्सुगया के। अब तुम सोचोगे मैं बोल क्या रहा हूँ, तो यार सारे के सारे फाइट सीन्स जो भी है मैं मतलब ब्लीच के एपिसोड्स की लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके एपिसोड आप देख सकते हो, ठीक है ना। इचिमारू कहते हैं वैसे मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था हित्सुगया, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे आगे चल के रिग्रेट हो सकता है। हित्सुगया कहते हैं इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारा रिग्रेट शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हित्सुगया अपनी स्वॉर्ड को यानी कि ज़ाम्पोकुटो को रिलीज करता है और भाई बुला लेता है एक ड्रैगन को जो कि उसकी एबिलिटी है, ठीक है ना, ह्योरिन मारू। और भाई ये काफी खतरनाक होता है। इचिमारू इसे देख के भाई मतलब यार इचिमारू का जो एटीट्यूड है ना वो सच में काफी कमाल का है। वो यहाँ पे अभी भी हंस रहा होता है, ठीक है। कीरा देखता है इसको और वो कहता है क्या, पानी और बर्फ का एक ड्रैगन जो कि स्पिरिचुअल प्रेशर से बना है, भाई क्या खतरनाक लग रहा है, मतलब छल क्या रहा है यहाँ पे, ये तो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हित्सुगया की एबिलिटी होती है और भाई इतना खतरनाक ड्रैगन है ये। ओके, ये बहुत सारा पानी और बर्फ एक साथ आ रहे होते हैं जो कि भाई अवॉइड भी नहीं कर सकता कीरा, और कीरा यहाँ पे जख्मी हो जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, उसने तो पहले ही बोला था, क्योंकि ये इतनी खतरनाक ताकत है जो कि कैप्टन ही संभाल सकता है और इचिमारू संभालता है इस ताकत को। ठीक है, अब इचिमारू अपने हाथों से इसका सामना कर रहा था ड्रैगन का, तो उसका पूरा हाथ जम चुका होता है और आ जाता है यहाँ पे हित्सुगया, और हित्सुगया कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे इचिमारू कहता है इसको मार गिराओ। शिंसो यहाँ पे उसकी ज़ाम्पोकेटो का नाम है, और भाई उसकी जो ज़ाम्पोकेटो होती है एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ पे बाल बाल बचता है हित्सुगया, उसकी आंखों पे होता है अटैक, लेकिन ये अटैक जा रहा होता है हिनामोरी की तरफ। अब इचिमारू कहता है कि तुम्हें इसे डॉज नहीं करना चाहिए था, तो हित्सुगया डर जाता है, वो सोचता है भाई अब तो गई हिनामोरी। लेकिन तभी यहाँ पे मात्सुमोटो आ जाती है, ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट हित्सुगया की, और वो बचा लेती है आके हिनामोरी को। वो बताती है कि मैंने ह्योरिन मारू का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस किया और मैं तुरंत ही यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, तो अच्छा हुआ आ गई यार, वरना हिनामोरी तो मरती आज। और हमें दिखाया जाता है कि मात्सुमोटो की जो ब्लेड होती है वो काइंड ऑफ क्रैक हो चुकी होती है इचिमारू की ब्लेड से। अब क्योंकि वो तो एक लेफ्टिनेंट ही है, तो वो क्या ही कर लेगी यार इचिमारू का सामना करने के लिए। ठीक है, मात्सुमोटो कहती है कि अपनी स्वॉर्ड विड्रॉ करो कैप्टन इचिमारू, वरना मेरे को भी हमला करना पड़ेगा। तो इचिमारू यहाँ पे अपनी ब्लेड को वापस बुला लेता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें योरोइची का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहती है सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं अब इन लोगों के पास। हमें दिखाया जाता है इचिको यहाँ पे कंटिन्यूअसली भाई मेहनत कर रहा होता है, भाई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है, और वो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। और वो ये सोचता है कि योरोइची कहाँ चली गई। योरोइची सोचती है कि यार 2 दिन बचे हैं सिर्फ, इसमें वो बानकाई को अनलीश कर पाएगा या नहीं, या फिर उसे ट्रेनिंग को और थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। योरोइची यही कहती है कि जो रुकिया का एग्जीक्यूशन है वो 25 दिन से 5 दिन तक कम कर दिया गया था, तो अगर 3 दिन इचिको ट्रेनिंग करता है तो उसके अगले दिन ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा रुकिया का। योरोइची बताती है कि जब यहाँ पे हम आए थे और क्लीनर ने हमारा पीछा किया था, तो जो टाइम फ्रेम था उसका जो फेवर था वो हमारे पास आ गया था। मतलब ये जब यहाँ पे आए थे तो इनको 8 दिन एक्स्ट्रा मिले थे इधर, ठीक है ना, जिस वजह से योरोइची यहाँ पे सोचती है कि वो ट्रेनिंग को तो थोड़ा बढ़ा सकती है। लेकिन किसी ने जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था वो खुद बनाया था, ओके, अपने बारे में सोचते हुए, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सिर्फ केसुके उराहारा ही कंप्लीट कर पाया है। उस समय उराहारा को 3 दिन का समय लगा था बानकाई को अचीव करने के लिए, और इससे ज्यादा समय लेना ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है बंदे के लिए। लेकिन साथ के साथ उराहारा ने ये भी कहा था कि जो कुरोसाकी है वो उराहारा से बेटर है, ठीक है ना, मतलब इचिको बेटर है उराहारा से, उसने खुद बोला था। तो यहाँ पे यही कंफ्यूजन में होती है योरोइची की कि उसको ये टाइम बढ़ा देना चाहिए या फिर नहीं। तो वो सोचती है ठीक है फिर एक और दिन दे के देख लेते हैं इचिको को, हमें इतना रिस्क तो लेना ही होगा। ओके, दूसरा यहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है जिसको लेने के लिए आ चुके होते हैं ये सारे के सारे गार्ड्स उसकी पनिशमेंट के लिए। हमें दिखाया जाता है हिनामोरी यहाँ पे अपने बेड पे होती है जिसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है, मतलब बेहोश होती है वो। ओके, हित्सुगया इधर मात्सुमोटो को थैंक्स बोलता है हिनामोरी को बचाने के लिए। ओके, तो हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है जब इचिमारू यहाँ से जा रहा होता है, तो हित्सुगया उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इचिमारू कहता है कि तुम्हें अभी इस समय स्क्वाड 5 के लेफ्टिनेंट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो ये बोल के वो यहाँ से निकल जाता है। अब मात्सुमोटो यहाँ पे अपने बचपन का सीन फिर से याद करती है जब वो इचिमारू से मिली थी, और वो यही सोचती है कि यही आदत है इचिमारू की कि वो एकदम से गायब हो जाता है, चला जाता है यहाँ से। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो तुम असलियत में। वही दूसरी ओर हित्सुगया आइजन के लेटर के बारे में सोच रहा होता है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा छेड़छाड़ की गई है, लेकिन वो जो बात सोक्योकू के बारे में वो सच में गौर करने वाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सोक्योकू की पावर का इस्तेमाल करना चाहता है? अगर इचिमारू ऐसा करना चाहता है तो उसका असली मकसद क्या है? तभी यहाँ पे वो हेल बटरफ्लाई आती है, हेल बटरफ्लाई कहते हैं ना उसको, जो न्यूज वगैरह लेके आती है। वो बताती है कि रुकिया कुचिकी की जो एग्जीक्यूशन डेट थी वो फिर से एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब एक्सटेंड नहीं हो गई, मतलब 29 घंटे के बाद होगी, ठीक है ना, और ये फाइनल चेंज है, इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो भाई ये शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो हित्सुगया समझ जाता है कि ये अगर इचिमारू को प्लान है तो उसे रोकना होगा। ओके, ये वाली अनाउंसमेंट सारे के सारे लोगों को पता चल जाती है कि 29 घंटे बाद रुकिया को इधर पनिशमेंट मिलने वाली है। यहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये ही उसका स्पिरिचुअल प्रेशर है। हमें यहाँ पे अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जांगेत्सु वर्सेस इचिको हो रहा होता है फिर से, ठीक है। योरोइची कहती है कि काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है इचिको ने, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई तो यहाँ पे आ रहा है। तभी यहाँ पे एंट्रेंस पे एक धमाका होता है, ये सबके सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, और ये बंदा आते साथ ही कहता है ओह चुप चुप के ट्रेनिंग कर रहे हो बांकाई के लिए, लगता है मजा आने वाला है। तो ये और कोई नहीं बल्कि रेंजी होता है, ठीक है। तो इचिको कहता है रेंजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब वो मन में कहता है। तो रेंजी कहता है कि यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई रीजन नहीं है, वो क्या है ना हमारे पास इतना समय नहीं बचा, तो मैं अभी अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। तो इचिको कहता है क्या मतलब है समय नहीं बचा? तो रेंजी बताता है कि अरे हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, चलो ठीक है मैं तुम्हें तो बता ही सकता हूँ, रुकिया का एग्जीक्यूशन का टाइम फिर से चेंज हो चुका है। तो इचिको कहता है क्या क्या बोला तुमने? तो रेंजी कहता है हाँ, और नया समय है कल दोपहर में। तो भाई यहाँ पे कहाँ पे योरोइची सोच रही थी कि एक दिन एक्स्ट्रा दे देगी इचिको को, लेकिन अब तो यहाँ पे इनकी बैंड बज गई। रेंजी कहता है कि मेरे को ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जितनी ताकतें मेरी है उससे मैं रुकिया को नहीं बचा सकता, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को बर्बाद करने नहीं आया हूँ, मैं
अपनी ट्रेनिंग अलग से कर लूंगा, क्योंकि मेरा बान का रिलीज होने ही वाला है। बस यहाँ पे बस मैं अपना काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेंजी के ज़ांपोकुटो की रियल फॉर्म होती है, वो यहाँ पे आ जाती है। तो योरोइची ये सुन के तो भाई शॉक ही हो जाती है कि कल हो जाएगा एग्जीक्यूशन, तो क्या होगा अब, कल तक तो कभी भी नहीं कर पाएगा ये बानकाई को मास्टर। हमें दिखाया जाता है कि जो इचिको की स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है और वो कहता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था ना ट्रेनिंग का, और अब तुम खुद ही हार मानने वाली हो। योरोइची कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा इचिको, अगर तुमने कल तक बानकाई को रिलीज नहीं किया तो इचिको कहता है मैं तुम्हें बोला ना, मैं कोई फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता कि अगर मैं नहीं कर सकता तो। साफ सी बात है कल की डेडलाइन है, इसका मतलब यह है कि आज ही मेरे को बानकाई अचीव करना होगा। यहाँ पे उसका स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लग जाता है और ये देख के तो रेंजी भी खुश हो जाता है। भाई यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से इचिको का स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ने लग जाता है। वही दूसरी ओर हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे अपने अंतिम समय के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि सजा मिलने से पहले शायद वो एक उम्मीद कर सकती है अथॉरिटीज से, वो बोल सकती है कि इचिको और बाकी सबको उनकी दुनिया में भेज दिया जाए और उनको सजा ना दी जाए। वो कुची की क्लैन से है तो उसकी इतनी बात तो शायद मान ली जाए। यहाँ पे रुकिया को इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा होता कि उसको सजा मिल रही है, बल्कि उसके सपने की वजह से उसको ज्यादा बुरा लग रहा होता है, जो कि वो कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वही सीन फिर से जब कायन की डेथ हुई थी और रुकिया यहीं पे मौजूद थी और ये बारिश हो रही थी काफी बुरी तरह से। ठीक है, तो यार अब हमें दिखाई जाएगी थोड़ी सी बैक स्टोरी। ठीक है, अब जब रुकिया यहाँ पे न्यू आई थी, एक नई ऑफिसर बनी थी, तब का हमें सीन दिखाया जाता है। ओके, और ज्यादातर लोगों के बारे में वो सुनती है, मतलब पीठ पीछे उसके बात कर रहे होते हैं लोग कि यार ये बंदी तो कुछ ही क्लैन में है, इसी वजह से इसने एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं किया और डायरेक्टली आके यहाँ पे एक ऑफिसर बन गई है ये। ठीक है, और इन लोगों की बकवास को ये बंदा बंद कर देता है जो कि एक लेफ्टिनेंट होता है जिसका नाम होता है कायन शीबा। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो रुकिया कहते हैं ओह हेलो, तो कायन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या बोला तुमने, हेलो ऐसे ग्रीट करते हैं अपने लेफ्टिनेंट को, मतलब लेफ्टिनेंट ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया है तुम्हें और तुम क्या कह रही हो हेलो, जबकि तुम्हें ये बोलना चाहिए कि आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, नाम क्या है तुम्हारा बताओ तुम। तो रुकिया अपना नाम बताती है और ये भी बोलती है साथ के साथ कि आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। तो कायन कहता है ठीक है, फिर ये हुई ना बात रुकिया। कायन बताता है कि हमारे कैप्टन की हेल्थ कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं है, इसी वजह से ज्यादातर चीजों का ख्याल मैं ही रखूंगा, ठीक है ना, तो तुम मुझे कैप्टन कायन भी बोल सकते हो गलती से, ठीक है ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रुकिया अपने बड़े भाई मतलब ब्याकोया के पास आती है और उसको आके बता देती है कि वो एक नॉर्मल ऑफिसर बन पाई है। वो उससे सीट पूछता है तो उसके लिए माफी मांगती है रुकिया और वो बताती है कि वो कैप्टन या फिर मतलब एक अच्छी पोस्ट पे नहीं आ पाई, एक ऑफिसर सीट नहीं मिली है उसको। ठीक है, तो ब्याकोया कहता है ठीक है फिर जाओ यहाँ से। हमें दिखाया जाता है कि कायन और रुकिया का रिलेशन काफी अच्छा था, मतलब बेसिकली एक सीनियर और सबऑर्डिनेट का मान लो तुम, ये दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते थे। ओके, अब इधर रुकिया परेशान बैठी थी तो कायन उससे ये कहता है कि देखो जब तक तुम इस स्क्वाड के अंदर हो ना तब तक तुम मुझे अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड मान सकती हो। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकती हो। तभी पीछे से यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं इसी स्क्वाड के और मजाक उड़ाने लग जाते हैं कायन का, कि बोलते हैं कि यार तुम तो बड़े चीजी बातें कर रहे हो, क्या कि हमारे स्क्वाड में तो जिंदगी भर के दोस्त हैं हम तुम्हारे, क्या बात है। तो ये बंदे यहाँ पे काफी चिल होते हैं, ठीक है, दारू वारू पी के आए होते हैं और यहाँ पे आके अपनी बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका ये खेल कूद चलता रहता है। हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग का सीन जहाँ पे एक हॉलो को कायन मार के गिरा देता है और रुकिया यहाँ पे काइंड ऑफ नीचे गिरी हुई होती है, उसके ऊपर हमला किया होगा इस हॉलो ने और ये मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। जब यहाँ पे हिनामोरी बैठी होती है तो मियाको इधर आती है और हमें दिखाया जाता है कायन और मियाको के अच्छी खासी बनती है क्योंकि कायन की वाइफ होती है मियाको। रुकिया मियाको को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, वो कहती है कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, काइंड है और दिल की कितनी साफ है और आगे चल के वो बिल्कुल उसकी तरह ही बनना चाहती है। मियाको रुकिया की आइडल है, ठीक है, और रुकिया हमें बताती है फिर एक दिन यहाँ पे लेडी मियाको को कुछ ऑर्डर्स मिले एक मिशन के लिए। अब यार ये जो मिशन है इसके अंदर जो हॉलो है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जितने भी सोल रिपर्स ने उस हॉलो के ऊपर हमला किया ना वो सारे मारे गए हैं। तो कायन थोड़ा चिंतित होता है मियाको के लिए, कायन उसे सावधान रहने के लिए कहता है। तो मियाको यहाँ पे मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि अरे चिंता मत करो, तुम तो यार कुछ ज्यादा ही बहक रहे हो, भूलो मत हमारा यही काम है कि हम हॉलोस को मारते हैं। और वो यही कहती है कि एक रिकॉनेसेंस मिशन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और मेरे साथ और भी लोग हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे कायन उकीटाके के पास होता है तभी यहाँ पे रुकिया अंदर आती है और उकीटाके पूछता है कि कुछ की कोई रिपोर्ट मिली कि वो लोग कहां तक पहुंचे। तो रुकिया बताते कि वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। तभी एक बंदा आता है और वो बताता है कि एक काफी खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मियाको होती है यहाँ पे और वो बेहोश होती है, उसकी जान खतरे में नहीं होती लेकिन उसके आसपास के सारे लोग मारे गए होते हैं, ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है कि चलो ठीक है वो कम से कम जिंदा तो है, लेकिन रात में यहाँ पे एकदम से मियाको उठ के बैठ जाती है। इधर कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि इधर मौजूद होते हैं और वो देखते हैं कि यार मियाको इधर क्या कर रही है। वो कहती है आप ठीक हो गई क्या। तभी मियाको आके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। उकीटाके ये चीखे सुनता है और आगे भागता है
कहते हैं रुकिया भी इधर शामिल होती है और ये आके देखते हैं कि भाई मियाको ने इधर अपने ही गार्ड्स को मार दिया होता है और वो हंसती है यहाँ पे। अब रुकिया सोचती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मियाको इनके ऊपर हमला करने के लिए जब आगे बढ़ती है तभी यहाँ पे कायन आता है बीच में और इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो मियाको इधर से भाग जाती है जंगल के अंदर। अब ओकिटाके सोचता है भाई चल क्या रहा है इधर, तो कायन इधर आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यार रास्ते में यहाँ पे ना काफी सारे लोग मर चुके होते हैं। कायन कहते हैं कि कैप्टन वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी और मुझे उसको पकड़ना चाहिए। तो ओकिटाके उसको रोकने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि अगर तुम उसके पीछे अभी जाओगे तो दुश्मन के जाल में फंस जाओगे। तो कायन कहता है कि मेरे को पता है कि वो चीज मियाको को कंट्रोल कर रही है और उस चीज ने मियाको का इस्तेमाल करके उसके ही सबऑर्डिनेट्स को मरवा दिया, इससे वो ठीक से जी नहीं पाएगी शांति से, तो इसलिए मेरे को जाना चाहिए। तो ओकिटाके कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, रुकिया तुम भी हमारे साथ चलो। तभी हमें यहाँ पे एक हॉलो की आवाज सुनाई दी जाती है और वो यही कहता है कि मुझे खुशबू आ रही है बेवकूफों की। ये लोग जब यहाँ पे जंगल के अंदर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ कपड़े होते हैं सोल रीपर के और इधर एक हॉलो शामिल होता है जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। अब यार रुकिया कहते हैं कि मैं इसको संभाल लूंगी सर कायन, चिंता मत कीजिए। लेकिन कायन यहाँ पे कहता है कि प्लीज ये काम मुझे ही करना है। तो यार हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे आसपास कहीं पे भी बॉडी नहीं होती मियाको की, तो हो सकता है कि इस हॉलो ने मियाको को मार दिया हो, ठीक है। तो कायन यहाँ पे उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो उससे पूछता है कि आज तक कितने सोल रीपर्स को खाया है तुमने। तो ये हॉलो ये कहता है कि मेरे को तो याद नहीं और ये काफी बेवकूफ क्वेश्चन है। तुम्हें क्या लगता है मेरे को कुछ महसूस होता है कि अगर मैं किसी इंसान को खाता हूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे ज्यादा फर्क मेरे को ये पड़ा था कि उस औरत को खाने से पहले मेरे को उसका और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए था। तो कायन को इस बात पे ऑलरेडी गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, आगे बढ़ता है वो और अपने नेजिबाना का इस्तेमाल करता है, मतलब अपनी स्वॉर्ड को रिलीज कर देता है वो और काफी खतरनाक तरीके से वो इसके टेंटिकल्स को काटना शुरू करता है। लेकिन ये टेंटिकल्स काफी खतरनाक होते हैं। अब रुकिया यहाँ पे देखती है कि कायन के ऊपर ओवर पावर कर रहा है ये हॉलो, तो रुकिया लड़ने के लिए तैयार होती है लेकिन ओकिटाके उसको रोक देता है। रुकिया पूछती है क्यों, तो ओकिटाके उसे बताता है कि अगर तुम अभी उसकी मदद कर भी दोगी तो उससे उसकी जान तो बच जाएगी लेकिन तुम उसके आत्मसम्मान को हमेशा हमेशा के लिए जान से मार दोगी। तो रुकिया कहती है कि इस टाइम पे किसी को आत्मसम्मान की क्यों पड़ी होगी। तो ओकिटाके बताता है कि देखो ये बात ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। तो यही वो बात है जो कि हमें पहले भी सीरीज में बताई गई थी और ओकिटाके ही वो इंसान है जिसने ये बात कही थी। वो हमें बताता है कि दो तरीके की लड़ाइयाँ होती है और जब भी हम किसी से लड़ते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके की लड़ाई है। एक लड़ाई होती है किसी की जान बचाने के लिए और दूसरी लड़ाई होती है किसी का सम्मान रखने के लिए। और इस समय कायन अपने सबऑर्डिनेट्स का सम्मान कर रहा है और उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कायन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। ये हॉलो से चिढ़ाता है और वो कहता है कि अपने दोस्तों से मदद नहीं मांगोगे क्या। तो कायन कहते हैं कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा सामना अकेले ही कर सकता हूँ। तो ये हॉलो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है फिर मुझे वैसा ही तुम्हारे साथ भी करना चाहिए जैसा मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ किया था। तुम्हारी बॉडी को अंदर से कंट्रोल करके तुम्हारे दोस्तों को मार देना चाहिए, क्यों, तभी तुम्हें चैन मिलेगा ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस हॉलो की बॉडी में से सारे के सारे टेंटिकल्स बाहर निकल जाते हैं और घुस जाते हैं कायन की बॉडी के अंदर और हमें दिखाया जाता है भाई कायन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है ये हॉलो और वो कहता है कि ये पहले होगी, ये छोटी लड़की पहले मरेगी, ठीक है। इससे पहले कि कायन रुकिया को मार सके ओकिटाके यहाँ पे बीच में आ जाता है और कहता है कि रुकिया यहाँ से भाग जाओ तुम, मैं इसको संभाल लूंगा। ओकिटाके वर्सेस कायन होना शुरू हो जाता है लेकिन ऑब्वियसली बात है ओकिटाके डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता कायन के ऊपर वरना उसकी बॉडी पे भी इंपैक्ट जाएगा, ओके, क्योंकि ये हॉलो और कायन की बॉडी फ्यूज हो चुकी है पूरी तरह से। तो यहाँ पे ओकिटाके तो हमला कर देते हैं इस हॉलो के ऊपर और वो कहता है कि ठीक है फिर अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ साथ कायन की बॉडी को भी मार दूंगा। तो भाई ये हॉलो तो डर जाता है और वो कहता है कि पागल हो गया, तुम अपनी सबऑर्डिनेट को मार दोगे। तो ओकिटाके कहता है कि हाँ मैं मार दूंगा, मैं तुम जैसे घटिया चीज को कायन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए। तो भाई यहाँ पे ये सुन के तो ये हॉलो डर ही जाता है। ओके, हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यहाँ पे ओकिटाके के मुंह से खून निकलने लग जाता है। अब आपको पता ही होगा यार ओकिटाके की जो हेल्थ है वो खराब ही रहती है। हमें दिखाया जाता है साथ के साथ कि रुकिया यहाँ से नहीं गई होती तो ओकिटाके कहते हैं बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था ना चली जाओ यहाँ से, क्यों आई वापस यहाँ पे। तो कायन यहाँ पे रुकिया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने ही हाथों से यहाँ पे कायन को मार देती है रुकिया। अब यार यही वो सीन था कि कायन को मारा है रुकिया ने, ठीक है ना, और इसी बात की वजह से उसको रिग्रेट भी नहीं था इस चीज का। वो यहाँ पे काफी ज्यादा रोती है क्योंकि उसके लिए वो काफी ज्यादा स्पेशल था और एक टाइम पे कायन ने उसकी जान बचाई थी और अब रुकिया को खुद ही उसको मारना पड़ा। इस चीज का रिग्रेट सबसे ज्यादा हो रहा होता है रुकिया को। ओके, ओकिटाके यहाँ पे आके मिलता है ब्याकुया से और वो कहते हैं तुमने सुना एग्जीक्यूशन के बारे में। तो ब्याकुया कहता है हाँ उसमें क्या है। तो ओकिटाके कहता है तो तुम उसके बारे में कुछ करने नहीं वाले क्या, वो तुम्हारी सिस्टर है यार, कल ही होने वाला है उसका एग्जीक्यूशन, अगर ऐसा हो तो तुम्हारी सिस्टर मर जाएगी। तो यहाँ पे उसकी तबीयत तो वैसे खराब हो रही होती है। तो ब्याकुया कहता है देखो यार ये हमारा फैमिली मैटर है और तुमने भी तो पहले एक बार अपने बंदे को मरने दिया था यानी कि कायन को, और वैसे भी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो मेरे फैमिली के मेंबर है। अगर उसका मरना लिखा
देखा है तो वो मरेगी, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यार ऐसा लगता है कि उकिटाके के लिए रुकिया काफी ज्यादा मैटर करती है, इसलिए भी वो थोड़ा बहुत अपना एफर्ट्स दिखा रहा है शुरुआत से, है कि नहीं। फाइनली यहाँ पे 50th एपिसोड की शुरुआत होती है जो कि एक फिलर एपिसोड है, ठीक है ना। तो चिंता मत करना, ठीक है, ये वीडियो हम एक फिलर एपिसोड के साथ खत्म कर रहे हैं। ओके, हमें दिखाया जाता है इचिको के घर का सीन, और यहाँ पे भाई अब आपको याद ही होगा, भूल गए होगे शायद आप, अगर नहीं भूले तो मैं आपको बता देता हूँ। इधर कौन अकेला है इचिको के घर पे, और ऑब्वियस बात है वो यहाँ पे रह गया था इंसानी दुनिया में, है कि नहीं। और भाई उसकी जो हालत कर रखी होती है ना इचिको की सिस्टर ने, भाई उसको 2 डॉल्स के साथ बांध दिया होता है, उसके लिए लड़कियों वाली ड्रेस बना रही होती है, ठीक है, और उसने उसका नाम रखा होता है बॉस्टॉव। अब ये देख के तो कौन की वाट लग रही होती है, वो कहता है भाई ये घटिया चीज पहननी पड़ेगी मेरे को, यार ऐसे दिन आ गए मेरे, भाई मैं नहीं संभाल सकता ये सब, मैं तो भाग रहा हूँ इस घर से यार। यहाँ पे कानून जी फिर से इनके घर पे आ चुका होता है, और वो अपना इंट्रोडक्शन जब यहाँ पे दे रहा होता है तो उसको कोई भी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं करने देता। तभी साइड से इधर करीन आ जाती है, जो कि उसे बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी। तो कानून जी कहते हैं ओह करो रेड, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो बेसिकली यहाँ पे कानून जी इन लोगों के पास आया होता है एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन करवाने के लिए। ओके, करीन पूछती है कि यार तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो हमसे, है कि नहीं। तो कानून जी बताते हैं कि यार तुमने सही बोला, अक्सर बात यह है कि आजकल हमारा जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन इससे मेरा अंत नहीं होगा, ठीक है, मैं एक कमबैक करके जरूर रहूंगा। बच्चों वाले हीरोज के साथ मैं एक कमबैक करके दिखाऊंगा और काराकुरा के सुपर हीरोज को रीयूनाइट करूंगा। तो यार ये सुनते साथ यहाँ पे करीन तो अंदर भाग जाती है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज में। तो कानून जी कहता है अरे प्लीज यार हेल्प कर दो मेरी। वही दूसरा हमें कौन का सीन दिखाया जाता है, और वो जब यहाँ पे खिड़की से नीचे कूदता है तो भाई वो गिरता है ऊपर आके कानून जी के, और कानून जी कहता है भाई ये गुड्डा बोल कैसे रहा है। कौन उसे देखते साथ ही एकदम रुक जाता है, जैसे कि भाई वो एकदम एक रोबोट टाइप हो और रोबोट की तरह चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कानून जी को शक होता है और वो कहता है यार ये कोई आम स्टफ्ड एनिमल तो नहीं लग रहा मेरे को, ओए देखो वहां पे 100 रुपए गिरे हुए हैं। तो कौन कहता है अरे कहाँ है। तो कानून जी समझ जाता है कि ये कोई रोबोट नहीं, ये एक स्पिरिट है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि ये बुरा स्पिरिट है, तो वो उसको भाई साफ करने वाला होता है इस दुनिया से। तो कौन यहाँ पे अपना बचाव करता है, और कानून जी कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि तुम थोड़े बहुत अजीब हो, इसलिए मेरे को लगा कि तुम बुरे स्पिरिट हो, लेकिन ऐसा है नहीं शायद। तो कौन कहता है ओए मेरे को हॉलो से कंपेयर मत करो, समझे। कानून जी कहते हैं वैसे देखा जाए एक बंदा ऐसा जो कि स्टफ एनिमल की यूनिफॉर्म में हो, वो भी काफी जरूरी है हमारे काराकुरा सुपर हीरोज के लिए, लगता है हमारा फ्यूचर ब्राइट है यार। तो कानून जी से पूछते हैं कि क्या तुम जस्टिस के हीरो बनोगे। तो यार कौन तो खुश हो जाता है ये सुन के, और समझ जाता है कि अगर वो हीरो बन गया जस्टिस का तो सारी लड़कियां उसके पीछे आ जाएंगी, है ना। तो वो यहाँ पे इन सारी की सारी डॉल्स को उठा के फेंक देता है और तैयार हो जाता है कानून जी से हाथ मिलाने के लिए। इधर यूजो आती है और वो आते साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कानून जी को देख के, और वो हा करने लग जाती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यार यूजो ने तो कौन को देख रखा है, तो वो सोचती है कि मैंने इसको कहीं पे देखा है। तो कानून जी कहता है कि अरे नहीं ये हमारा एक नया मेंबर है, ठीक है, काराकुरा किंग है ये। अब यार कौन को तो डर लग रहा होता है कि कई यूजर्स को पहचान न ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, भले यूजो कहती है कि तुम बिल्कुल बॉस्टॉफ की तरह लग रहे हो, और मैंने बॉस्टॉफ के पति के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाई थी। अब ऑब्वियसली बात है बॉस्टॉफ तो एक लड़की है, लेकिन तुम एक लड़के हो तो तुम ये पहन सकते हो। तो भाई यहाँ पे काफी कमाल की कॉस्ट्यूम बनाई होती है, इधर ये कॉस्ट्यूम पहन के तो खुश हो जाता है कौन, कानून जी कहता है कि मैं सारे के सारे हीरोज को जमीन से उखाड़ के बाहर निकाल लूंगा। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक हॉलो आता है इस दुनिया के अंदर जो कि एक सेंटीपीड की तरह लग रहा होता है। अब यूजू कौन और कानून जी जब इधर से जा रहे होते हैं तो कौन आगे बढ़ रहा होता है, और यूजू कहते हैं ओए रुको। तो कौन कहता है अरे शिट कहीं इसको मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई। अरे पता चल गई होगी यार, मेरा चेहरा तो वही है ना सेम एकदम, एक चमत्कार हो जाएगा अगर इसको नहीं पता चला होगा तो। यूजू कहती है अरे मैं ये कह रही थी कि ये काराकुरा किंग चल भी सकता है क्या। तो कानून जी कहते हैं हाँ यार ये हीरो ऑफ जस्टिस है, चल क्यों नहीं सकता ये। तो कौन कहता है अरे मैं तो डबल जंप भी कर सकता हूँ, देखो देखो देखो। तो यहाँ पे भाई अलग ही ड्रामा चल रहा होता है इनका। यूजू कहती है कि मेरी बॉस्टॉफ तो सिर्फ वहां पे बैठी रहती है और सोती रहती है, मुझे तो नहीं समझ आता कि वो हमेशा सोचती क्या रहती है। मेरे ख्याल से उसको ऐसा लग रहा होगा कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए या फिर और भी ज्यादा प्रेटी कपड़े होने चाहिए। तो ये सुन के तो कौन डर जाता है और वो कहता है घंटा नहीं सोचता मैं इन सब चीजों के बारे में। अब कानून जी और कौन यहाँ पे भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये हीरो बनेंगे, तभी यहाँ पे इनके ऊपर आके सामान गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि जिंटा और उरुरो यहाँ पे होते हैं और इन्होंने इनके ऊपर सामान भी फेंका होता है। ओके, तो कानून जी कहता है अच्छा हो मेरे को बाकी काराकुरा हीरोज भी मिल गए और तुम्हारी जरूरत थी मेरे को, हम एक और मिशन पे जा रहे हैं। तो जिंटा कहता है अरे घंटा तुम्हारा मिशन यार, तुम्हें पता है पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें कितनी डांट पड़ी थी, अब मैं तुम्हारा कोई भी ऑर्डर नहीं मानूंगा बूढ़े आदमी। तो यूजू कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो इतना सुनते साथ भाई जिंटा मान जाता है, तैयार हो जाता है और वो एडमिट कर लेता है कि वो काराकुरा रेड है, ठीक है। उरुरो कहती है कि अगर हम फिर से बाहर जाएंगे तो मिस्टर टेसाई हमारी वाट लगा के रख देंगे। तो यार हमें दिखाया जाता है कि टेसाई कैसे मारता है भाई जिंटा को। तो जिंटा को ये सारी की सारी बातें याद आ जाती है और वो कहता है घंटा यार मेरे को तो याद ही आ गया सब कुछ। तो यूजू कहती है कि हम साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है ना जिंटा, वैसे भी शहर में शांति बनाए रखना तो अच्छा काम होता है ना। तो ये सुन के तो भाई अब धर्म संकट में पड़ जाता है जिंटा और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उरुरो से कहता है कि जो भी पनिशमेंट हमें मिलेगी वो हम आधी आधी लेंगे, ठीक है ना। तो यूजू इधर उरुरो को भी मना लेती है और ये सबके सब तैयार हो जाते हैं। अब ये सारी हरकतें देख रहा होता है कौन, और वो कहता भाई पागलों की टोली है, मैं नहीं रुकने वाला इधर, मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। वो जब यहाँ से जाने की सोच रहा होता है तो ये सबके सब कौन के आगे आ जाते हैं। अबे यार मतलब
मस्त है यार ये सीन। तो ऑब्वियसली बात है ये सबके सब लोग कॉन को ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, इसलिए वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। अब ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है जिसमें यहाँ पे भाई ये कॉन की वाट लगा के रखते हैं, भाई उसकी होश उड़ा देते हैं, मतलब क्या कुछ नहीं करते उसके साथ, भाई उसको बॉम्ब बना देंगे, उसको उड़ा देंगे। वही दूसरे यहाँ पे करीन होती है जो कि शांति से बैठी होती है और एकदम से उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कौन तो भाग जाता है, वो रुके को याद करने लग जाता है कि यार बड़ी सिस कहाँ गई तुम, यार बचा लो मेरे को इन लोगों से। तो तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से एक शैडो टाइप आती है। ये सबके सब लोग काराकोरा किंग को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि कौन को ढूंढ रहे होते हैं। अब ये लोग एक प्लान शुरू करते हैं कि ये काराकोरा किंग को कैसे ढूंढे। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि वो जो सेंटीपीड वाला हॉलो था उसने काराकोरा किंग को उठा लिया होता है, यानी कि कौन को उठा लिया होता है। ये लोग देख लेते हैं, काराकोरा किंग नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ओके, ये लोग यहाँ पे तैयार होते हैं, भाई कानून जी अपनी बकवास करता है और यहाँ पे फाइनली जब ये सेंटीपीड वाट लगाने वाला होता है कौन की, तो कौन कहता है प्लीज मेरे को खाना मत। तो भाई ये हॉलो एक लड़की होती है, ये कहती है कि अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, मैं तो तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी और ढेर सारा प्यार दूंगी। कौन कहता है भाई ये तो खाए जाने से भी ज्यादा बुरा है। तो यहाँ पे ये हॉलो पकड़ लेती है कौन को और कौन कहता है कि यार मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो तुम। वो यहाँ पे अलविदा कर देता है बिग सिस रुकिया को, इनोई को, ठीक है, मतलब ओरिएमे को, सारी की सारी खूबसूरत लड़कियों को जिनको वो कभी छू नहीं पाया। फाइनली यहाँ पे उसके मरने से पहले ये काराकोरा हीरोज आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, जिससे देख के कौन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे यूजू के ऊपर जब वो अटैक करती है तभी यहाँ पे करीन उसको बचाने के लिए आ जाती है। करीन कहती है कि मेरे सर दर्द हो रहा था, मुझे पता लग जाना चाहिए था कि यहाँ पे यही सब हो रहा है। ओके, अब भाई कौन तो यहाँ से भागना शुरू कर देता है, तो ये हॉलो उसके पीछे पड़ जाती है और ये दोनों यहाँ पे भागते हैं, मतलब करीन और यूजू। और भाई बेसिकली ये सबके सभी फालतू लड़ाई कर रहे होते हैं एक दूसरे से भी और इसकी भी वाट लगा रहे होते हैं साथ के साथ। अब ये हॉलो तो यहाँ पे सीरियस हो जाती है, तो ये यहाँ पे घूमना शुरू कर देती है, एक टॉर्नेडो टाइप बना देती है ये, और इस टॉर्नेडो से बाहर निकल जाती है उरुरु और वो यहाँ पे कौन की एक बॉल बना के फेंकती है जिंटा की तरफ। जिंटा यहाँ पे अपने बैट से यहाँ पे काफी तगड़ा होम रन लगाता है और ये होम रन यहाँ पे जब आता है तो करीन भी अपनी एक काफी खतरनाक किक मारती है। तो ये देख के तो कानून जी समझ जाता भाई ये तो अल्टीमेट अटैक है इनका, मतलब खतरनाक एकदम। ये बॉल आके पड़ती है यहाँ पे इस हॉलो के ऊपर और हॉलो की वाट लग जाती है। ठीक है, अब कौन को यूजर ने बचा लिया होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा शो लाइव टेलीकास्ट हो गया होता है, मतलब हर जगह कैमरास होते हैं, तो ये शो काफी अच्छा खासा चलता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब यार नेक्स्ट फिलर थोड़ा टाइम है आने के लिए, मे बी 64 एपिसोड से फिर से फिलर्स शुरू हो जाएंगे और फिर वो कंटिन्यूस फिलर्स रहेंगे। तो अब मेरे को फाइनली तुम बता देना फिलर्स कवर करने हैं या नहीं। मोस्ट प्रॉब्लली मैं करूंगा, वैसे ट्राई करूंगा। अभी रिस्पॉन्स अगर धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तो अच्छी बात है। एनीवे, हम पूरी सीरीज कवर करने की कोशिश करेंगे, मैं खुद भी नहीं चाहता कि कुछ छोड़ूं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।